गुड इवनिंग बच्चों। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 7 होगा, है ना। चैप्टर नंबर अपन 7 में आ गए। तो ये चैप्टर काफी सिंपल है और काफी इसमें चीजें काम की हैं जो अभी आप पढ़ोगे अगले साल 12th में बहुत ज्यादा काम, है ना, है ना। जो अभी पढ़ोगे वो अगले साल खूब काम आएगी। तो करते हैं अपन स्टार्ट। तो हमने हेडिंग डाल लिखी है बच्चों, केमिकल, ठीक है। तो केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसमें देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। हमें रिएक्शंस के टाइप पढ़ने हैं बच्चों फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो हमने एक लिख रखा होमोजीनियस, एक लिख रखा है हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस का मतलब समझते हैं बच्चों, है ना। होमोजीनियस का मतलब होता है क्या, एक ही काइंड, ओनली वन टाइप, है ना। तो देखो बच्चों क्या आप क्या बोलोगे, ओनली टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ all reactants and products, ठीक है बच्चों। ओनली वन टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड, है ना। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोई एक ही फिजिकल स्टेट होगी, है ना। डिफरेंट नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। जैसे देखो बच्चों, अगर अपन बात एग्जाम्पल की करें, जैसे देखो बच्चों सुन, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो बच्चों N2 CH2 2NH3। बोलो बच्चों क्या दिख रहा है आपको इसमें। देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया सबकी फिजिकल स्टेट एक ही दिख रही है बच्चों आपको। बोलो एक ही फिजिकल स्टेट है। कौन सी फिजिकल स्टेट दिख रही है बच्चों, गैसियस फिजिकल स्टेट दिख रही है। ओके बच्चों, फिर देखो सेकंड अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों जैसे N2O2 2NO है बच्चों, बताओ एक ही फिजिकल स्टेट दिख रही है, कौन सी, गैसियस फेज दिख रही है आपको, दिख रही है बच्चों, है ना। अब बताओ होमोजीनियस में अगर एक ही टाइप की फिजिकल स्टेट आई तो हेट्रोजीनियस में क्या होगी, बोलो बच्चों, डिफरेंट होगी ना। या अपन कह सकते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ more than one type of physical state of all reactants and product, ठीक है बच्चों। जैसे देखो बात एग्जांपल की करें अगर अपन, देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास है CaCO3, ये सॉलिड है बच्चों, इसको हीट किया, बताओ बच्चों इस केमिकल रिएक्शन में आपको कौन कौन सी फिजिकल स्टेट दिख रही है, तो दिख रही है बच्चों, सॉलिड एंड गैसियस फेज दिख रही है ना, ठीक है बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट अगर जैसे मैं ये लेता हूं 3Fe 4H2O, ठीक है, Fe3O4 एंड 4 हाइड्रोजन। बताओ बच्चों इसमें भी आपको अलग अलग दिख रही है बच्चों, दो अलग अलग फिजिकल स्टेट दिखी, बोलो बच्चों दिखी ना, समझ में आई बात। तो ये समझ में आ गया बच्चों, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वर्ड क्लियर होगा आई थिंक, बहुत ही सिंपल सी बात है। होमोजीनियस यानी एक ही टाइप की फिजिकल स्टेट हो, हेट्रोजीनियस एक से ज्यादा टाइप की हो। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बात बोली हम लोगों ने। अब आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और हीट चेंज, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और हीट चेंज, इसके अकॉर्डिंग बात करनी। तो देखो बच्चों सुनो कैसे करेंगे, इसको समझाता हूं बच्चों। देखो बच्चों एक बात बताऊं, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक रिएक्शन में स्टार्ट किससे करते हैं बच्चों, बताओ। रिएक्शन के स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है एंड फाइनली क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है ना, ये तो सबको ही पता है। स्टार्टिंग रिएक्टेंट से होती है, एंडिंग प्रोडक्ट से होता है, ये तो सबको ही पता है। अब देखो बच्चों, जब हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, देखो हीट चेंज है ना, इसी का एक नाम और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच। अच्छा बच्चों बताओ चेंज कैसे निकाला जाता है, बोलो बच्चों चेंज कैसे निकालते हैं। चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल कौन है इसमें, बोलो बच्चों, फाइनल कौन है, प्रोडक्ट है। अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, कैसा बोलेंगे, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बच्चों ऐसा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अब देखो बच्चों सुनो, अब इस बेसिस पे देखो बच्चों, इस बेसिस पर अपन रिएक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं। कौन से दो पार्ट, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा, फिर लिखा एक्सोथर्मिक। अब इसको समझो, ये एंडो और ये एक्सोथर्मिक वर्ड क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। देखो सुनो, मान लो एक रिएक्टेंट है बच्चों, है ना, उसकी एनर्जी है 20 जूल है, ठीक है बच्चों। एक रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी 20 जूल है, ठीक है। इसने 30 जूल एनर्जी, और जो प्रोडक्ट बना उसकी ओवरऑल एनर्जी होगी 50 जूल। समझ में आई बात। तो मुझे बताओ इसने हीट को लिया या दिया, बोलो बच्चों, लिया है ना, एब्जॉर्ब किया ना बच्चों, हीट को एब्जॉर्ब किया है ना, दिख रहा है क्या, हीट को गेन किया है। क्योंकि देखो 20 से 30 हो गया, आपकी जेब में पहले 20 रुपए हो और फिर 50 रुपए हो जाए, तो गेन किया ना आपने। तो अब देखो बच्चों, अगर आपको क्या करना हो, डेल्टा एच निकालना हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की 50, रिएक्टेंट की 20, यानी कितना आ गया, 30 जूल आ गया। तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी, 30 जूल एब्जॉर्ब की। समझ आ गई। तो अब देखो बच्चों, जब भी डेल्टा एच होगा, है ना बच्चों, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एंडोथर्मिक। ये बात समझ आ गई। जब भी डेल्टा पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है, इसकी एनर्जी है 50 जूल, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना, ये 30 जूल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसने 20 जूल एनर्जी रिलीज की होगी। बोलो बच्चों, आपकी जेब में 50 रुपए थे, अब 30 रुपए रह गए, इसका मतलब आपने 20 रुपीज क्या किया, 20 रुपीज आपने यूज ले लिए होंगे, खर्चा कर दिया होगा, कुछ भी हुआ होगा एक्स वाई जेड। तो देखो बच्चों डेल्टा एच क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो 30 माइनस 50 यानी -20 आ गया। अब बताओ बच्चों ये वैल्यू किस में आ रही है, ये वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। बच्चों जब भी डेल्टा एच नेगेटिव में लिखा मिले, यानी वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्सोथर्मिक। क्या बात समझ में आ गई, क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको दिमाग में बैठ गई बात एकदम अच्छे से, पक्का, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, वैसे तो देखो एग्जाम में ये दिया रहेगा कि कौन एंडोथर्मिक है कौन एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिर भी आपको है ना थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो बच्चों सुनो, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो मैंने लिखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन समझते हैं बच्चों? डीकम्पोजिशन समझते हैं आप? डीकम्पोजिशन किसको बोलते हैं? तोड़ना। तोड़ना होता है बच्चों। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। अब बताओ, अगर आपको किसी को तोड़ना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? अगर तोड़ना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना? दोगे ना? आप बताओ। सनी देओल, सनी देओल की मूवी देखी है? वो जब किसी के दांत तोड़ता था या पसलियां तोड़ता था, वो क्या करता था? मुक्का मारता था, मारता था बच्चों, मुक्का मारता था। तो उस वो क्या करता है? उसको अपनी हीट देता है ना, देता है बच्चों। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ेगी। अब पता कैसे लगा? देखो बच्चों, जैसे सुनो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये देखो बच्चों, ये हो गया। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया ना, तोड़ दिया बच्चों, बोलो, है ना? इसी तरह से देखो बच्चों, सुनो, मेरे पास जैसे ये PCl5 है, ठीक है बच्चों, इसको मैंने तोड़ा, देखो बच्चों, टूट गया ये। PCl5 का ब्रेक डाउन हुआ, हुआ क्या? टूट गया बच्चों। एक से कितने मोल? 2 मोल मिल गए, मिल गए बच्चों। फिर देखो, ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है और से हमें ये मिल गया, मिल गया। अब ब्रेक डाउन का पता कैसे लगेगा? ये बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? लेस नंबर ऑफ मोल्स आपके मोर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? मोल्स रिएक्टेंट साइड कम होंगे, प्रोडक्ट साइड ज्यादा होंगे। अब आप किसी भी रिएक्शन में देख लो, ऐसा हो रहा है क्या? देखो, जैसे लास्ट एग्जांपल है, तो रिएक्टेंट साइड बच्चों टोटल कितने मोल है? रिएक्टेंट साइड 2 मोल है। एंड प्रोडक्ट साइड बताओ बच्चों, प्रोडक्ट साइड देखो 4 है। तो बोलो बच्चों, 2 से 4 किया ना आपने, 2 से 4 किया तो तोड़ा ही होगा ना, तोड़ा होगा मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ी ना? क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ये अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसकी उल्टी बात करें, डीकम्पोजिशन का उल्टा क्या होगा बच्चों बताओ? उल्टा फॉर्मेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, बोलो जोड़ना होगा, है ना, एडिशन करना होगा। तो देखो बच्चों, जैसे अब मैं एग्जांपल लिखूं, N2 प्लस 3H2 2NH3। अब बताओ, अब आप क्या देख रहे हो? रिएक्टेंट के 4 मोल थे एंड आपने प्रोडक्ट के 2 मोल बना दिए, तो ज्यादा से कम बना दिए ना, ज्यादा से कम बना दिए बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई क्या? क्लियर है क्या? यानी ये जो भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को मैं वापस उल्टा लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक रिएक्शन एक डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी? बोलो बच्चों, अगर एक रिएक्शन एक डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो दूसरी डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी, होगी ना? होगी बच्चों। यानी एक साइड अगर प्लस है तो दूसरी साइड क्या होगी? दूसरी साइड क्या होगी? माइनस होगी ना? होगी बच्चों। क्लियर है सबको? बोलो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं, देखो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सोथर्मिक में। ठीक है बच्चों, अपन लेते हैं कंबर्शन रिएक्शंस। बच्चों, ये कंबर्शन क्यों किया जाता है बताओ? बताओ, ये कंबर्शन क्यों करते हैं अपन? आप किसी भी फ्यूल को जब कंबर्शन करते हो तो किस लिए करते हो? हीट को ऑब्टेन करने के लिए ना, हीट को ऑब्टेन करने के लिए। इसका मतलब हीट उससे क्या हो रही है? इसका मतलब हीट उससे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अच्छा, कंबर्शन का मतलब समझे आप? कंबर्शन का मतलब समझे आप? किसके साथ रिएक्शन? कंबर्शन का मतलब किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। कंबर्शन का मतलब
रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये CH4 है ना, हमने इसका कंबर्शन किया, बोलो बच्चों कैसा मिल गया, CO2 + 2H2O। तो हमने मीथेन का कंबर्शन किया। जैसे अपन घर पे LPG कहाँ में लेते हैं बच्चों, LPG सिलेंडर कहाँ में लेते हैं, लेते हैं ना। तो कंबर्शन करके अपन हीट जनरेट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना बच्चों। इस तरह से देखो बच्चों, जैसे मेरे पास है SO2 और ये है हाफ O2, क्या हो गया SO3, हुआ कि नहीं हुआ, आगे बात समझ में। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, कंबर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड NO आर एंडोथर्मिक, है ना। देखो बच्चों, नाइट्रोजन और NO का जो कंबर्शन है ना, वो एंडोथर्मिक होता है ना। देखो मैंने क्या बोला, वैसे तो एग्जाम में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है वो लिखा मिलेगा, लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, देखो इस चीज को भी आप समझ सकते हो आराम से, ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ बच्चों। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जानते हो क्या आप, बोलो। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है बच्चों, पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ा था, ओके। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो है ना, इसकी क्या होती है, अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई, की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है बच्चों। तो होता है क्या है कि मोर एनर्जी इज यूज्ड एंड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाएगी और निकलेगी कम। आप इसका ऐसा सोचो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कम रहा, समझ रहे हो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया एंड प्रॉफिट कम रहा, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे एग्जांपल है, नाइट्रोजन और NO, N2 और NO, याद होए तो ठीक है ना, और नहीं तो कोई नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के आपको निकालना चाहिए बच्चों। आगे बात समझ में, बोलो, कोई डाउट, हो गया बच्चों, समझ में आ गया। चलो बस ये ध्यान रखना कि प्लस दे तो एंडोथर्मिक और माइनस दे तो एक्सोथर्मिक, इतना तो समझ जाओगे ना, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना, इसमें गलती मत कर देना। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे बात करेंगे बच्चों। देखो सुनो, तो इस बेसिस पे दो चीजों पे डिवाइड करेंगे बच्चों, एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इसको समझो, देखो बहुत ही सिंपल है, ये भी समझना क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखा बच्चों R से P, और इधर मैंने ये लिखा ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए, इरिवर्सिबल में क्या है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, एक ही डायरेक्शन मतलब समझेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आगे बात समझ में, है ना। वैसे पढ़ भी रखा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, देखो ये होती है यूनी डायरेक्शनल, है ना, यानी अपन क्या कह सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन। और वो वन डायरेक्शन कौन सी होती है, वो कौन सी होती है बच्चों, वो कौन सी होती है बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये होगी बच्चों बाई डायरेक्शनल, है ना, होगी बच्चों, यानी इसका मतलब क्या हो गया, वन डायरेक्शन के बजाय टू डायरेक्शन, है ना। टू डायरेक्शन का मतलब कौन कौन सी,
देखो बच्चों, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है ना? ये बात सबको समझ में आ गई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताऊं, अगर आप किसी रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में करवा रहे हो, ठीक है, या आप सोचो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, सपोज आप इधर से ऐसे चल रहे हो, चलते चलते कभी ना कभी तो रिएक्शन खत्म होगी। अरे बोलो बच्चों, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, मान लो मैं इधर से चला, जाते जाते ये दीवार आएगी ना, अब इससे आगे तो नहीं जा सकता ना, तो मैं रुक गया ना। लेकिन बाई डायरेक्शनल है, आप फिर आए, गए, आए, गए, आए, तो क्या रिएक्शन कभी खत्म होगी? अरे रिएक्शन कभी खत्म होगी क्या? नहीं हो सकती ना। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इट विल कंप्लीट आफ्टर ए डेफिनेट टाइम। इट विल कंप्लीट आफ्टर ए डेफिनेट। अब देखो बच्चों, ये क्या होगी बच्चों? ये कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, नेवर कंप्लीट। ये समझ में आया? रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आगे आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज मेरे पास ये एक रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन कौन सी करवा रहा हूं मैं? ये करवा रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर ये ओपन कंटेनर हुआ, है ना, ओपन कंटेनर हुआ, तो मुझे बताओ, कोई भी कंपोनेंट अगर गैसियस फेज में होगा तो वो तो एस्केप कर जाएगा ना। बोलो बच्चों, अगर गैसियस फेज में हुआ तो वो तो एस्केप कर जाएगा। अब जब CO2 बची नहीं, तो क्या वापस बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है क्या? CO2 बची नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो देखिए, अपन क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ एनी gaseous component, in case of any gaseous component, it is carried out in open container। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? इन केस ऑफ एनी gaseous component it is carried out in open container। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं इसी रिएक्शन को सोचो मैं ऊपर से बंद कर दूं, बंद कर दिया, तो क्या अब CO2 एस्केप कर पाएगी? बोलो बच्चों, क्या CO2 एस्केप कर पाएगी? बंद नहीं, बंद कर दिया ना। तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, नाउ इन क्लोज कंटेनर CO2 will not escape, so reaction in closed container will be रिवर्सिबल। बोलो सही बात है, क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल हो सकती है बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट जानते हो बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टेट, देखो इक्विलिब्रियम स्टेट अपन उसको बोलते हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो। सोचो आप क्या होता है, जैसे क्या होता है, अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां आए, ऐसा होता है बच्चों। बोलो, जैसे हमारी क्लास का टाइम एक फिक्स है ना, हर दिन 6:30 होते ही आप क्या करते हो, है ना, बोलो पासवर्ड एंड ID डाल के बैठ जाते हो कि केमिस्ट्री की क्लास है भैया, 2420461982 डालते हो, है ना बच्चों?
बोलो, बात समझ आ रही है? अब आपको पता है कि ये फिक्स है और हर दिन एक डेफिनेट टाइम के बाद क्या होती है बच्चों, ये रिपीट होती है ना, होती है, होती है कि नहीं होती है? होती है बच्चों, समझ आएगी बात? अच्छा, आपने कभी वो पुरानी वो आपने घड़ियां देखी है जिसमें इस तरह के, देखो ऐसी बात होता था उस, देखो बच्चों ऐसे, जैसे वो इधर गया है ना, और फिर वो वापस इधर आता है, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर आता है, ऐसा होता है ना बच्चों? पुराने टाइम की ऐसी घड़ी देखी है आपने, पेंडुलम वाली? हाँ, वेरी गुड। तो वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना बच्चों, ऑसिलेट करता है, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे आप आई थिंक, है ना? होता है बच्चों, है ना? तो अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर वो दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है ना, और एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो गया और वहीं रुक गया, बस वापस आया ही नहीं। अरे बोलो बच्चों, वापस आया ही नहीं, तो वो कैसी रिएक्शन हो गई? इरिवर्सिबल हो गई ना? अरे समझ में आया? बोलो बच्चों। तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल में क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश्ड नहीं होगी ना? होगी बच्चों। और यहाँ क्या बोलेंगे? इट इज एस्टेब्लिश्ड। बोलो बच्चों, होगी ना? अरे समझ में आया? किसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आई, किसमें नहीं आई? दिमाग बैठ गई बात? चलो बच्चों, अब देखो बेटा, अब अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखो बच्चों, सुनो। एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर मैं बोलूं, देखो बच्चों, क्या कि मोस्ट ऑफ कंबर्शन रिएक्शंस, बोलो आपकी जो मोस्ट ऑफ कंबर्शन रिएक्शंस हैं वो क्या होगी? इरिवर्सिबल होगी ना? आपने मान लीजिए किसी को जला दिया, वो तो गया ना भैया, अब वो वापस थोड़ी मिलेगा आपको। बोलो बच्चों, आपके पास कोई फ्यूल था, आपने उसको जला दिया, खत्म। वापस जनरेट कर सकते हो क्या? वापस उसको रीजनरेट कर सकते हो क्या? कर सकते हो? नहीं कर सकते? ओके। फिर देखो बच्चों, सुनो, फिर सेकंड देखो बच्चों, अपन बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन समझते हो बच्चों? बोलो, प्रेसिपिटेशन समझते हैं आप? देखो बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास ये देखो बच्चों, AgNO3, ठीक है बच्चों, NaCl, ये दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है? इन दोनों की रिएक्शन से AgCl का प्रेसिपिटेशन बन जाता है बच्चों। अब बताओ, क्या ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड जा सकती है क्या? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये जो AgCl है ना, ये क्या हो गया बच्चों, ये प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ गया ना, ये प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ गया, सिस्टम से क्या हो गया? ये अलग हो गया ना, ये सिस्टम से क्या हो गया? अलग हो गया ना, प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ गया। तो क्या ये सिस्टम में अब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहा ना? अरे बोलो बच्चों, प्रेसिपिटेशन का मतलब तो समझते हो ना भाई? जैसे देखो, ये मान लो ये सिस्टम था, रिएक्शन हुई, और जो भी आपका प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, वो मान लो प्रेसिपिटेट आपका इस तरह से नीचे आके डिपॉजिट हो गया, ये मान लीजिए, ये प्रेसिपिटेट। अब जब प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो वापस ही रिएक्शन करने लायक बचा ही नहीं, अलग ही हो गया एक तरह से। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थर्ड। देखो बच्चों, अपन ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ज्यादातर जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, है ना, उनको अपन बोल सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, सुनो, क्या, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा ये बच्चों Mg Zn+2, Mg+2
और जिंक। एक बात हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की होगी या जिंक की होगी? बोलो बच्चों। मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है और जिंक डी ब्लॉक का है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पीरियोडिक टेबल में चलो वापस। तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करते थे, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करते थे, किनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, एस ब्लॉक की कम थी। तो मैग्नीशियम ने बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और Zn+ ने गेन कर लिए। क्या उल्टा पॉसिबल है क्या, उल्टी गंगा बह सकती है क्या कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और Mg+ गेन कर ले? बोलो, है ना? नहीं हो सकती ना, समझ में आ गई बात? ओके बच्चों, तो मोस्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आपकी इसका एग्जांपल होगी। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की करवाई, अब इसका रीजन तो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना बच्चों? अभी इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार तो आपको, एक बार आप इसको याद रखें बच्चों, है ना? हम इसको डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है बच्चों? फिर देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, है ना? तो इनके एग्जांपल्स देखो, इनके एग्जांपल्स रिवर्सिबल में सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस अपन आगे पढ़ेंगे चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना? तो अभी एक बार आप याद रखें होता कैसे है, एक्सप्लेन करेंगे अपन। फिर देखो बच्चों, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन in which either acid or base or both are weak in nature। तो ये जो चीजें है ना, ये अपन बच्चों आगे बढ़ेंगे, है ना? आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ चीजें आयनिक में समझ में आएगी और कुछ आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आएगी बच्चों। ठीक है ना? कुछ आप आयनिक में समझोगे और कुछ आप थर्मोडायनेमिक्स में समझोगे। ठीक है ना? ठीक है बच्चों? तो जो मैंने बोला आगे समझोगे तो आगे पढ़ेंगे अपन उनको। ठीक है बेटा? चलिए, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन नई जगह नई हेडिंग डालते हैं बच्चों। मैंने डाली बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या हेडिंग डाली मैंने? इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको बेटा समझने की कोशिश करना। अगर आपने इसको ढंग से जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं समझ लिया ना, ये अगर समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीजें ढंग से आने लग जाएगी, बहुत चीजें अच्छे से आने लग जाएगी। देखो, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेट कि जिसमें जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। अब डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से आपने सबने पढ़ रखी है कि स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूं, है ना? इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो आप समझे बच्चों। देखो बच्चों कैसे करोगी, सुनो। देखो बेटा, जैसे मैंने क्या किया, एक लिया रिएक्टेंट और एक लिया मैंने प्रोडक्ट। लिया बच्चों, एक ले लिया मैंने रिएक्टेंट, एक ले लिया मैंने प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा, इधर मैं ले देता हूं टाइम, ठीक है? इधर मैं क्या करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो ब्रिकेट में लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो इस तरह से लिखते हैं ना, इसका मतलब ये बताता है आपको कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बच्चों सुनो, तो टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड,
0 सेकंड पे मैंने रिएक्टेंट के 100 मोल लिए। अब बेटा एकदम ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। और प्रोडक्ट के 0 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर क्या किया मैंने, 0 सेकंड पर रिएक्टेंट के 100 मोल है एंड प्रोडक्ट के 0 मोल है, ठीक है बच्चों। अब इस बात को आप समझिए क्या है कि इसका मतलब 0 सेकंड पर रिएक्टेंट का कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं गया, है ना। 0 सेकंड पर रिएक्टेंट का कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं गया और ना ही प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कुछ आया। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई ना। अरे ये मतलब हुआ ना, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, मैं कहता हूं कि 1 सेकंड, अब मेरी बात को सुनना, 1 सेकंड पे गई। मैं कहता हूं मान लो रिएक्टेंट के 10 मोल प्रोडक्ट में चले गए। रिएक्टेंट के कितने मोल चले गए बच्चों? 10 मोल चले गए। अब मुझे बताओ, जब रिएक्टेंट के 10 मोल चले गए तो कितने मोल पीछे बचे रिएक्टेंट के? 90 बचे और इसके 10 बन गए, बन गए ना, बन गए। रिएक्टेंट 90 बचे, प्रोडक्ट के 10 बन गए। अब 1 सेकंड पे तो बने हैं, समझ में आ रही बात, 1 सेकंड पे तो बने हैं, है ना। तो अब मुझे बताओ 1 सेकंड पे बने तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट कौन सी कंडीशन में बनेंगे? 1 सेकंड में तो बने, तो अगले टाइम, अब देखो बच्चों 2 सेकंड में समझना वापस, 2 सेकंड में क्या होगा। अब देखो बच्चों, इधर से जा रहा है 9 और इधर से आ रहा है 1, ये वाली पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए आप। क्या किया मैंने, देखो देखो मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट साइड से अब जा रहे हैं 9 मोल और प्रोडक्ट साइड से आ रहा है 1 मोल। कुछ बात सुनाई? अब प्रोडक्ट साइड से 1 मोल कैसे आ गया बच्चों, बताओ। प्रोडक्ट साइड से 1 मोल कैसे आ गया? क्योंकि जस्ट इसके पिछले टाइम पीरियड में प्रोडक्ट कुछ बन गया था ना। अरे 2 सेकंड से ठीक पहले 1 सेकंड था, उसमें प्रोडक्ट कुछ बन गया था ना। अब देखो मैंने 100 पे जब 10 मैंने उसके भेज दिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 से 1 में ले सकता हूँ ना। 100 पे 10 तो 10 पे 1 तो बनता है। अरे बनता है बच्चों, बोलो। अब एक बताओ, आपने क्या किया, 9 तो 9 मोल तो इसके गए और 1 मोल इसके आए, तो ओवरऑल एक बात हो, रिएक्टेंट के कितने मोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए बच्चों? कितने यूज हो गए? आपने किसी को 9 रुपए दिए और 1 रुपया वापस ले लिया, ओवरऑल कितने दिए बताओ बच्चों? 8 रुपीज दिए ना, बोलो। तो अब बताओ, इधर क्या हो गया 82 और इधर क्या हो गया बच्चों? 18 हो गया क्या? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया? ये 82 क्यों कर दिया? अरे 9 गए 1 आया, यानी ओवरऑल 8 चले गए, 8 चले गए 90 में से, ठीक है। अब देखो बच्चों, बात 3 सेकंड पर करते हैं। तो 3 सेकंड पर देखो बच्चों, इधर से मान लीजिए 8 चला गया और इधर से 2 आ गया बच्चों। इधर से 8 चला गया, इधर से 2 आ गया बच्चों। तो मुझे बताओ ओवरऑल कितना गया? ओवरऑल 6 गया, तो 82 में से 6 गया तो 76 बचा, तो उधर कितना बन गया? 24 हो गया क्या? अरे बहुत आसान है, देखो बच्चों इन दोनों का जो सम है ना वो 100 आता रहना चाहिए। ये देखो आप, ये चेक करते जाओ बस। अब बताओ, मैंने बोला 4 सेकंड पर, ठीक है। तो 4 सेकंड पर इधर से 7 गया और इधर से 3 आ गया, तो ओवरऑल कितना गया बच्चों? 4 गया। ये कितना हो गया? 72 और ये कितना हो गया? 28 हो गया क्या बच्चों? आगे बात समझ में? अब बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि 5 सेकंड पर इधर से गया 6, इधर से 4, अब बोलो बच्चों कितना हो गया? 2, 2 का डिफरेंस आया, तो बोलो बच्चों 70 और 30 हो गया, 70 30 हो गया। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या बोलूंगा 6 सेकंड पर, है ना, इधर से 5 गया और इधर से भी 5 आया, ऐसे ही हो रहा है ना।
थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ऊपर से पैटर्न देखिए बच्चों, ऊपर से पैटर्न देखो क्या हो रहा है। 10 9 8 7 6 5 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों 5 ही जा रहा है और 5 ही आ रहा है, आ रहा है क्या? अब 5 ही गया 5 ही आया, यानी बोलो बच्चों क्या इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होगी? क्या क्या इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होगी? यानी देखो बच्चों 6 सेकंड पर 5 ही जा रहा है और 5 ही आ रहा है, 5 ही जा रहा है एंड 5 ही आ रहा है। अरे कुछ समझ में आया क्या ना बाबू? बोलो बच्चों, ये तो क्या थी। अब आप इसको देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो यहां अपने लिखा है ये है रेट ऑफ रिएक्टेंट, और यहां आप इसको लिख दो रेट ऑफ प्रोडक्ट, है ना बच्चों? रिएक्टेंट के जाने की रेट एंड प्रोडक्ट की वापस आने की रेट। अरे बोलो कुछ समझ में आया ना बाबू? अब देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर देखो ऐसे करो आप, 7 सेकंड इधर से क्या हो 4 हो जाए, है ना? 8 सेकंड इधर से 3 हो जाए, फिर 9 सेकंड 2 हो जाए, 10 सेकंड 1 हो जाए और 11 सेकंड 0 हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? बताओ, ये वाली चीज पॉसिबल है क्या? ये वाली चीज पॉसिबल है या नहीं है? अगर ये पॉसिबल हो गई तो क्या मतलब हुआ बताओ? अगर ये चीज पॉसिबल हो गई तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्या हुआ? देखो बच्चों, आपने क्या बोला कि 11 सेकंड पे आते ही रिएक्टेंट तो खत्म हो गया। अब जब रिएक्टेंट खत्म हो गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी बच्चों? रिएक्टेंट खत्म तो रिएक्शन खत्म। बोलो, अरे बोलो रिएक्शन खत्म। अच्छा, रिएक्शन खत्म होने का मतलब तो वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी ना, वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन तो बच्चों खत्म होती नहीं है कभी, होती है क्या? अरे होती है क्या नबाबो? बोलो, नहीं होती ना? तो देखो बच्चों, है ना, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं मिलेगा आपको। अपन क्या बोलेंगे? इट विल नेवर ऑब्जर्व, बिकॉज if it occurs, then the reaction has stopped, means it is not a reversible reaction. Clear? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। तो अब देखो बच्चों, अब ये वाली चीज नहीं मिलेगी आपको, ये कभी नहीं मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा? देखो बच्चों, आपको 7 सेकंड पर क्या मिलेगा? इधर से 5 जाएगा, है ना, और उधर से 5 आएगा, ठीक है। 8 सेकंड पर भी वापस 5 जाएगा और वापस 5 आएगा। 9 सेकंड पर भी क्या होगा? 5 जाएगा और 5 आएगा। ये तो ऑब्जर्व होगा ना? अरे ये तो ऑब्जर्व होगा बच्चों, बोलो। अरे ये तो ऑब्जर्व होगा ना, जितना गया उतना आया, जितना गया उतना आया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होगी, होगी बच्चों। यानी अब भले टाइम बढ़ता जाए, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। बोलो बच्चों, ये जो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से इक्विलिब्रियम स्टेट को समझाने की कोशिश की, किसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई और एग्जांपल लेते हैं। बाकी तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, इतना तो समझ में आया होगा कि 100 से 10 जा सकते हैं तो 10 से 1 भी आ सकता है ना।
बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया है क्या? ये इस चैप्टर का फंडामेंटल है। अरे बोलो, बोलो बच्चों। पड़ोस वाली की कसम आ गया? आ गया क्या भैया? पड़ोस वाली की कसम आ गया सबको? पक्का ना? ठीक है भैया, ओके। पड़ोस वालों की कसम आ गया है सबको। बच्चों देख लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो झूठी कसम मत खाना। अभी वैसे ही कोरोना चल रहा है, मार मत देना किसी को तुम, है ना? झूठी कसमें खा के, है ना? आगे बात समझ में? बोलो। देख लो, अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल और बता सकता हूं इस तरह का, और अगर आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी है। तो अब देखो बच्चों, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसका एक, चलो एक मैं ग्राफ लेता ही हूँ, है ना? मैं एक एग्जांपल और लेता ही लेता हूँ। देखो समझाता हूँ मैं। पहले चलो इसको अपन ग्राफ से डिनोट कर दें, फिर एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे अपन। देखो बच्चों सुनो, अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, द स्टेट ऑफ reversible reaction where rate of forward reaction, जिसको अपन लिखेंगे RF, है ना? एंड rate of backward reaction, that is RB, becomes equal। बोलो बच्चों, है ना? ये बात सुनेंगी आगे बच्चों? द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इसको ग्राफ से इंडिकेट करने की कोशिश करी, तो देखो बच्चों ग्राफ से कैसे समझाएंगे? इधर मैंने ले ली रेट ऑफ रिएक्शन और इधर मैंने ले लिया टाइम, ठीक है? एक बार बताओ बच्चों, ध्यान दो, रिएक्टेंट की जो रेट है, बोलो बच्चों, पहले ज्यादा थी या कम थी? बताओ, रिएक्टेंट की रेट पहले ज्यादा थी या कम थी? ज्यादा थी ना, मोर थी। फिर वो डिक्रीज होते होते क्या हुई बच्चों? देखो 10 9 8 7 6 5, 5 के बाद 5 5 5 कॉन्स्टेंट होगी। तो देखो बच्चों, अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे कि पहले ये ज्यादा थी, ठीक, फिर ये कम होते होते कांस्टेंट हो गई। क्या ये जो मैंने लाइन बनाई, ये समझ में आई बच्चों? ये मैं कह सकता हूं, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये मैंने बनाई है रिएक्टेंट के लिए। आगे बात समझो बच्चों। अब बताओ, अब प्रोडक्ट की देखो बच्चों, पहले क्या थी? जीरो थी ना? जीरो मतलब एकदम लेस से स्टार्ट होगी। देन ये क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, एंड लेटर ऑन इट विल बी कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ग्राफ ऐसा आएगा क्या? ये बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ते बढ़ते दोनों एक ही लेवल पर आ गए। एक ही लेवल पर आए ना, 5 5 5 5 5 5। बोलो भाई, 5 5 बराबर आ गया क्या? बोलो पक्का? तो देखो बच्चों, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या कह सकते हैं कि आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगी बच्चों, है ना? तो इसी स्टेट को अपन इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो बेटा, एक ग्राफ अपन और बनाते हैं। देखो, इधर लिया मैंने कंसंट्रेशन, इधर लिया मैंने टाइम। अब बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या थी बच्चों?
100 है क्या, है बच्चों 100? 100 से ये कम हो रही है, हो रही है, कम होते होते कहां पे जाके ये कांस्टेंट होगी बच्चों, बताओ? 70 पे, है ना? पक्का ना? 70 पे जाके कांस्टेंट होगी। तो देखो बच्चों, मैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मान लो ये 100 था और ये यहाँ पे आके 70 पे कांस्टेंट होगी बच्चों। क्या ग्राफ ऐसे आएगा? आएगा बच्चों, आएगा। अब बताओ, अब प्रोडक्ट की क्या थी, बोलो? प्रोडक्ट की पहले क्या थी? 0 थी, और बढ़ते बढ़ते किस स्टेट पे जाके कांस्टेंट हुई? 30 पे हुई ना? तो देखो बच्चों, क्या करोगे, बढ़ते बढ़ते ये 30 पे जाके कांस्टेंट हो गई। ये समझ में आई बात? ये थोड़ा सा और ऊपर ले लो, लेकिन ये तो पता है ना ग्राफ ऐसा क्यों बनाया मैंने? अरे बोलो बच्चों, ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? 100 से 70 पे लाके कांस्टेंट करो, 0 से 30 पे, है ना बच्चों? तो देखो, अब जब जो कांस्टेंट होगी वो एक ही टाइम पे होगी ना, कांस्टेंट होगी वो तो एक ही टाइम पे होगी ना, ये तो सबको ही पता है। तो बोलो बच्चों, क्या मैं इस स्टेट को बोल सकता हूँ क्या इक्विलिब्रियम स्टेट? बोल सकता हूँ बच्चों? पक्का? क्लियर है सबको? तो ये ग्राफ समझ में आए ऐसे क्यों बनते हैं? ये ग्राफ समझ में आ गए बच्चों? ठीक है, चलो अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो सुनो, मैंने ये लिखा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है, इधर लिखा टाइम, और फिर मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस बार देखो अपन क्या करते हैं, 0, ये 100, 0, 0, 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, 1 सेकंड पर अपन ऐसा करते हैं, इस बार है ना इसके 20 भेज देते हैं। पहले कितनी भेजे थे? पहले बच्चों कितने भेज रहे थे? 10। इस बार मैंने 20 भेजा। ठीक है, तो इधर बच्चों 80 रह गए, इधर 20 बन गई, ये 0। अब देखो 2 सेकंड पर क्या होगा, देखो मैं कह रहा हूं बच्चों, इधर से 18 जाएगा और उधर से 2 तो आएगा ना? अरे 2 आ सकता है, 10 पे 1 आया था तो 20 पे 2 तो ला सकता हूं। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, 18 गया और 2 आया, तो ओवरऑल कितना गया? 16। तो बताओ 80 माइनस 16 कितना रह गया? 80 माइनस 16 64 रह गया, तो ये 36 हो गया। अब आओ बच्चों 3 सेकंड पर, अब देखो बच्चों, इधर से 16 गया, इधर से 4 आया, सही है ना? अरे बच्चों 16 4 डिफरेंस कितने का आया? 12 का। तो अब बताओ 64 माइनस 12 52 आ गया। बोलो बच्चों 48 आ गया। अब आ जाओ बच्चों 4 सेकंड पर, अब देखो 14 और 6 कितने का डिफरेंस आ गया? 8 का डिफरेंस, यानी कितना बच गया? 44 56 हो गया बच्चों। अब बताओ, अगर मैं 5 सेकंड पे बोलूं, इधर से 12 जा रहा है और इधर से 8 आ रहा है, आ रहा है बच्चों, 4 का डिफरेंस आया, 40 40, ये हो गया बच्चों। बोलो, अब देखो 6 सेकंड पर, इधर से 10 जाए और इधर से 10 आए, अब देखो बच्चों 40 और 60 हो गया बच्चों। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, हो गया? आगे बात समझ में? ये तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस बार रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे चली गई, है ना? एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ जाएगी ना?
हेलो, हाँ हेलो, हाँ बेटा देखो, इसका ग्राफ अब ऐसा बन सकता है क्या? देखिए, यहां आके मान लीजिए, और ये यहां जाके कांस्टेंट हो जाए। बोलो बच्चों, ऐसा बना सकते हैं क्या? अरे बोलो बच्चों, कंसंट्रेशन और टाइम, जहां पे ये कांस्टेंट हुआ उसको कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? आ गया क्या? ठीक है, ये चीजें समझ में आई बच्चों? ये ऊपर हो गया नीचे हो गया कैसे? वो डिपेंड करेगा कि कितने मोल जा रहे हैं, क्या रेट है ना? कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। बस ये ध्यान रखना कि रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट का बच्चों मैक्सिमम से डिक्रीज होगा, है ना? डिक्रीज होते होते कांस्टेंट, प्रोडक्ट का इंक्रीज होते होते कांस्टेंट, ये होगा ना बच्चों? अब जैसे देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास ये एक एग्जांपल है, N2 3H2 2NH3। अब देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको अपन किस तरह से बनाएंगे ग्राफ को, समझ लीजिए इस ग्राफ को। देखो बच्चों, इधर मैंने लिया कंसंट्रेशन, इधर लिया टाइम। आप बताओ बच्चों, ये दोनों क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो रिएक्टेंट, तो देखो जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मान लो नाइट्रोजन इस तरह से डिक्रीज हुआ होगा, हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना बच्चों, नाइट्रोजन इस तरह से डिक्रीज हुआ हो। फिर देखो, हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे डिक्रीज हुआ हो सकता है बच्चों। बोलो, अरे सही बता बना रहा हूं क्या? बोलो, है ना? अब अमोनिया क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते हो सकता है वो इस तरह से देखो आ गया होगा, हो सकता है बच्चों? ऐसा ग्राफ बन सकता है बच्चों, बन सकता है ना? बस ध्यान रखना, ये तीनों जो पॉइंट है ना वो एक ही टाइम पर आएंगे, है ना? ये तीनों जो पॉइंट हैं वो एक ही टाइम पर आएंगे। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? भाई रिएक्टेंट का क्या करेंगे? कुछ भी हो सकता है देव किशोर व्यास, मैंने तेरे को क्या बोला, कम सुनाई देता है क्या तेरे को? मैंने अभी कोई भी स्टोइकियोमेट्री नहीं ली, कुछ भी हो सकता है वो। देखो बच्चों, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन वाला नाइट्रोजन से नीचे जा सकता है ना? हो सकता है नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन से ऊपर रह जाए। हमने कोई स्टोइकियोमेट्री या कोई मोल्स लेके नहीं किया है, हमने एक जनरलाइज बात की है। अरे बात सुन है क्या? अभी जो मैंने बात की है वो एक जनरल बात की है। अरे दो ग्राफ बनाए थे, देखो जैसे इस ग्राफ में रिएक्टेंट नीचे आ गया, प्रोडक्ट ऊपर चला गया। ऊपर वाले में देखो, रिएक्टेंट ऊपर था, प्रोडक्ट यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर बात करें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट की, सुनो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। सबसे पहले बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, बोलो बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होती है क्या? बोलो बच्चों,
इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, तो मुझे बताओ नेट स्पीड इक्विलिब्रियम स्टेट, बोलो क्या होगी बच्चों? 0 होगी ना? अरे नेट स्पीड तो 0 हुई ना, क्यों? क्योंकि आप अगर नेट स्पीड निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, और दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों? बराबर है ना? अरे दोनों की वैल्यू बराबर है तो 0 आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट पर कौन सी चीज बराबर हुई? बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हुई। क्या कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुई? क्या नहीं हुई ना? कॉन्सेंट्रेशन को बराबर मत कर देना बच्चों, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन को बराबर मत कर देना, कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट हुई है, ये बात समझ रहे हैं आप? कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुई है। क्या मेरी लाइन को समझ पा रहे हैं आप? मैंने आपको इतने एग्जांपल से समझाया, तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, क्या कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, कॉन्सेंट्रेशन कोमा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डेंसिटी कलर ऑल आर कांस्टेंट, है ना? आप जब भी कोई रिएक्शन करवाते हो बच्चों, तो आपको एक बात पता होगा, आपने अभी थोड़े दिन पहले एक कंडीशन पढ़ी थी बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा P इक्वल्स टू N बाई वी आर टी, तो आपने इसको ऐसा लिखा था ना, N बाई वी को सी आर टी। तो देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट हुआ ना? अरे बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट तो प्रेशर भी कांस्टेंट हुआ, हो गया। अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोल कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पर मोल कांस्टेंट हो गए ना, मोल कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम भी कांस्टेंट आएंगे ना? वैसे भी आपको पता है क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम वैसे भी कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगी बच्चों, सोचो डेंसिटी क्या होती है? याद है क्या? एक इक्वेशन पढ़ी थी बच्चों, देखो पीएम इक्वल्स टू डीआरटी, याद आ रहा है? पीएम इक्वल्स टू डीआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट ही रहता है ना बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट ही रहता है, तो बोलो बच्चों डेंसिटी भी कांस्टेंट आएगी। अच्छा देखो, कलर कैसे कांस्टेंट आया? मान लीजिए आपने क्या किया बच्चों, देखो सपोज ये एक गिलास पानी लिया, क्या बच्चों, इस एक गिलास पानी में आपने मान लीजिए देखो 2 ड्रॉप आपने ब्लू कलर की इंक डाल दी इसमें, है ना बच्चों? डाल दी। अब इसका जो कलर है वो जितना आना है वो आके कांस्टेंट हो जाएगा ना? बोलो बच्चों, जो वाटर का कलर जो ब्लू आएगा वो जितना होना है वो ब्लू होगा, ऐसा तो नहीं है? कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी ज्यादा लाइट हो गया कभी ज्यादा डार्क हो गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है बच्चों? नहीं होता ना? अरे नहीं होता ना बच्चों, तो कलर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब मुझे बताओ, जब सब कुछ चीजें कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं लग रहा कि भैया रिएक्शन रुक गई? जब सब कुछ चीजें कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं लग रहा कि रिएक्शन तो रुक गई? बोलो बच्चों, ऐसा लग रहा है? क्या रिएक्शन वाकई में रुकती है क्या? क्या रिएक्शन वाकई में रुकती है? नहीं रुक रही बच्चों, रुकती तो ये तो क्या हो जाती, इरिवर्सिबल। आपको पता है तो रिएक्शन इक्वल स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना बच्चों? दोनों रिएक्शन इक्वल स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही है?
जा रही है ना बच्चों, बोलो। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे या डायनेमिक बोलेंगे, बोलो बच्चों। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक बोलेंगे या डायनेमिक, डायनेमिक बोला जाएगा ना, मूविंग कंडीशन में तो उसको डायनेमिक बोला जाएगा। देखो आप इसको ऐसे समझो, ये स्टैटिक डायनेमिक में आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों सुनो, एक तो ये बताओ बच्चों, मान लो ये दो बंदे हैं, ठीक है बेटा, ये दो बंदे हैं, ठीक है। अब जितना मास इस बंदे का है, इतना मास इस बंदे का है, जब दोनों का मास बराबर होगा तो ये जो झूला है सीसो, ये एकदम कांस्टेंट आ जाएगा, बोलो बच्चों। इस लेवल पे ये क्या है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, बोलो बच्चों। स्टैटिक है ना, स्टैटिक है बच्चों। अब देखो, अब अगर मान लो, देखो बच्चों, हाँ बच्चों, कभी आपने ट्रेडमिल यूज की होगी, है ना, बोलो बच्चों। तो ट्रेडमिल पे हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों सुनो, हम जैसे आगे चलने की कोशिश करते हैं तो ये किधर चलने की कोशिश करती है, ये बच्चों हमारे अपोजिट चल रही है ना, बोलो बच्चों, बोलो। आपने कभी यूज की होगी, इस तरह से चलते हैं, आपके पाँव पीछे चलते हैं, बोलो। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये पीछे, ऐसा होता है बच्चों, होता है। तो अब मुझे बताओ, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, जिस स्पीड से आप चल रहे हो उसी स्पीड से आपकी बोलो ट्रेड व्हील चल रही है, ये डायनेमिक हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बच्चों। अगर आपने इसके साथ इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बनाई तो क्या होगा बच्चों, बताओ। अगर आपने इसके साथ इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बनाई तो पता ही होगा क्या होगी, बचीट खाओगे। आप पढ़ जाओगे, पढ़ेगा रे बच्चों, समझ में आगे बात समझ, ओके बच्चों। तो अब देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे, देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू these constant parameters, it seems that reaction has stopped. तो नहीं बात, due to these constant parameters it seems that reaction has stopped, बोलो बच्चों। ये जो मैंने लाइन लिखी, क्या ये बात आपको समझ में आई, it seems that reaction has stopped, है ना, but equilibrium is dynamic in nature, means both forward and backward reaction proceed in opposite direction with equal speed, बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया। Due to these constant parameters, it seems that reaction has stopped, but equilibrium is dynamic in nature, means both forward and backward reaction proceed in opposite direction with equal speed। क्या ये बात सही है बच्चों, बोलो। क्या ये बात आपके गले उतरी कुछ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखो, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड, मतलब कैसे, आइदर साइड का मतलब आप चाहे रिएक्टेंट से स्टार्ट होके प्रोडक्ट की तरफ चले जाओ, या प्रोडक्ट से स्टार्ट होके
रिएक्टेंट की साइड चले जाओ, एक ही बात है ना। बोलो बच्चों। अरे जैसे सपोज आप ऐसे सोचो कि आपने इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश की, सपोज आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आपकी स्कूल का टाइमिंग था, आपकी स्कूल का टाइमिंग मॉर्निंग में 7 o'clock है, ठीक है। अब जैसे ही 7 o'clock हुआ आप स्कूल गए, है ना, और जैसे 12 बजे आप घर आ गए, अगले दिन 7 बजे फिर गए, फिर 12 बजे घर आ गए। अब आप इसको चाहो तो घर से आप स्कूल आके एस्टेब्लिश कर लो या स्कूल से घर आके एस्टेब्लिश कर लो, बात तो एक ही ना। अरे बाई डायरेक्शन में तो किधर ही जाया जा सकता है ना बच्चों, बाई डायरेक्शन में तो किधर ही जाया जा सकता है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट पर ये भी कह सकते हैं इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन फिजिकल as well as केमिकल चेंजेस, ठीक है बच्चों। आप इसको किसी में भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, जैसे देखो बच्चों सुनो, N2TH2 है बेटा, ये क्या है मेरे पास 2NH3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज है ये तो, है बच्चों। अब देखो H2O लिक्विड और H2O वेपर, बोलो बच्चों ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज। बोलो बच्चों दोनों में हो सकता है ना, बोलो बच्चों दोनों में हो सकता है। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं, देखो एन इक्विलिब्रियम स्टेट will not change if there is no change in pressure, volume, temperature and concentration etc, ठीक है बच्चों। इक्विलिब्रियम स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपने कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो बच्चों, है ना भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये चीजें सारी कांस्टेंट है, और आपने मान लीजिए रिएक्टेंट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे था, बाहर से मान लीजिए आपने रिएक्टेंट और मिला दिया, अब कंसंट्रेशन जैसी बढ़ेगी तो अब नई इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी ना फिर तो। बोलो जैसे मान लो पहले 100 थी, है ना, 100 पे कुछ अलग आई थी, याद करो, और 100 पे हमने 10 भेज रहे थे तो कुछ अलग आ रही थी, और 20 भेज रहे थे तो कुछ अलग आ रही थी ना। अरे आ रही थी बच्चों, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है ना बच्चों, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़ेगी इसका मतलब टाइम कम लगेगा ना, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो बोलो इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगी ना। बोलो बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो अपने कह सकते हैं बच्चों, देखो बच्चों इन केस ऑफ catalyst equilibrium state is established in a lesser time, सही बात है। जैसे देखो बच्चों सुनो, मान लो ये अपन ऐसा बोलें कि हमारा ये इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, बोलो ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये टाइम का था, ठीक है बच्चों। अब देखो एक मैंने ये ग्राफ बनाया, ये बनाया बच्चों, तो मुझे बताओ कौन सा ग्राफ कैटलिस्ट वाला है और कौन सा ग्राफ बिना कैटलिस्ट वाला है, बताओ बच्चों।
ब्लू वाला कैटलिस्ट है, देखो ये टाइम कम लगा बच्चों, तो मैं बोल सकता हूँ टी कैटलिस्ट, और ये टी नॉर्मल है ना बच्चों। बोलो ब्लू वाला कैटलिस्ट हुआ ना, बोलो बच्चों ब्लू वाला कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ। एंड फाइनली देखो बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या कह सकता हूं, देखो बच्चों एट इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, है ना, इज ऑलवेज जीरो। अब बच्चों ये जीरो क्यों आता है, ये आपका एक टॉपिक है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, उसमें पढ़ेंगे। अभी इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी बच्चों अपन कर लेते, ठीक है बच्चों।